उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के नाम की घोषणा कर दी है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से कई नामों पर अटकलें लगाई जा रही थी। ये भी कहा जा रहा था कि बिहार चुनाव के मद्देनजर बिहार से कोई कैंडिडेट हो सकता है और जेडीयू से कोई कैंडिडेट हो सकता है। कई बार ये भी कहा गया रिपोर्ट्स में कि बीजेपी अपनी ही पार्टी से उपराष्ट्रपति का चयन करेगी, लेकिन बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान कर सभी अटकलों पर विराम लगा दिया और रविवार को ही ये ऐलान बीजेपी ने किया। ऐसे में सबसे बड़ा अब सवाल ये है कि आखिर बीजेपी ने दक्षिण से क्यों चुना है अपना उपराष्ट्रपति चुनाव। सीपी राधाकृष्णन के बारे में कहा जाता है कि वो दक्षिण के मोदी कहलाते हैं, दक्षिण के मोदी के नाम से मशहूर हैं। तो दक्षिण का क्या कनेक्शन है, जो पूरा गणित है, वही आपको इस रिपोर्ट में हम बताने जा रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के कोयम्बटूर से आते हैं और वो गाउंडर यानी कि ओबीसी समुदाय से आते हैं। अगले साल यहाँ विधानसभा चुनाव होना है, यानी कि तमिलनाडु में चुनाव है। तो ऐसे में बीजेपी ने उनके नाम की घोषणा कर एक बड़ा दांव दक्षिण में तो चल दिया है। दरअसल बीजेपी दक्षिण के राज्यों में अपना पैठ जमाना चाहती है और इसकी शुरुआत वो तमिलनाडु से करना चाहती है, क्योंकि यहाँ अगले साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी को यहाँ अभी तक निर्णायक सफलता नहीं मिल पाई है। सीपी राधाकृष्णन के पास एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। वो कोयम्बटूर से 2 बार के सांसद रहे हैं। इसके अलावा वो झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं और फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। संघ में उनकी गहरी पैठ रही है और उनकी यही चीज बीजेपी और संघ के बीच सामंजस्य को मजबूत करती है। हाल के सालों में बीजेपी ने दक्षिण भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की पुरजोर कोशिश की है। खासकर हम बात करें कर्नाटक और तेलंगाना की, तो बीजेपी ने यहाँ पर बहुत मेहनत किया है और उम्मीदें बहुत रही है। कर्नाटक दक्षिण भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ बीजेपी सत्ता में रही है, लेकिन तमिलनाडु और केरल में उसका प्रभाव सीमित ही रहा है। ये इसलिए क्योंकि उसकी हिंदुत्व विचारधारा तमिल अस्मिता और द्रविड़वादी भावनाओं से टकराती है। ऐसे में सीपी राधाकृष्णन को चुनकर बीजेपी ने जो संदेश दिया है उसका फायदा उसे दक्षिण में होता है, यानी ये देखना बहुत अहम होगा। लेकिन दांव तो बीजेपी ने दक्षिण को ही ध्यान में रखकर चला है। अब तमिलनाडु में पैठ जमाने की जो ये कोशिश है, ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। बीजेपी ने एआईएडीएमके और छोटे दलों के साथ गठबंधन के जरिए पैठ बनाने की कोशिश की है, लेकिन उसे निर्णायक सफलता अब तक हाथ नहीं लगी है। ऐसे में तमिलनाडु में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में सीपी राधाकृष्णन का चयन दक्षिण में पैठ बनाने का प्रयास है और 1967 के बाद से तमिलनाडु में केवल डीएमके और एआईडीएमके ही सत्ता में रही है। इन्हीं के बीच मुख्य मुकाबला रहा है। बीजेपी को यहां कभी भी बढ़त वैसी हासिल नहीं हुई है। एक और कारण आपको बताते हैं। 5 साल में बीजेपी को 8% वोट का इजाफा। जी हाँ, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने तमिलनाडु में कुछ सीटों पर बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन वो डीएमके और एआईडीएमके के मुकाबले काफी कम है। वोट शेयर की हम जो बात कर रहे हैं, बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में 11.24% वोट मिले थे, जबकि डीएमके को 26.93% और एआईडीएमके को 20.46% वोट मिले थे। डीएमके 22 सीटों पर जीती थी और बीजेपी का यहाँ खाता भी नहीं खुला था। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में डीएमके को जहां 33.2%, तो एआईएडीएमके को 18.7%, जबकि बीजेपी को केवल 3.7% वोट मिले थे। इस तरीके से कुल मिलाकर देखा जाए तो 2024 में बीजेपी के वोट प्रतिशत में करीब 8% का इजाफा हुआ। इसलिए अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को काफी उम्मीदें हैं और 2026 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। डीएमके ने कांग्रेस, वामदल और छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन बनाकर 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। एआईएडीएमके ने बीजेपी और पीएमके जैसे दलों के साथ गठबंधन किए, लेकिन 2024 में गठबंधन टूटने के बाद उसका प्रदर्शन कमजोर रहा। तमिलनाडु की राजनीति के लिए अगले साल का चुनाव बहुत ही अहम है, क्योंकि डीएमके सत्ता में बरकरार रखने की कोशिश करेगी, जबकि एआईएडीएमके और बीजेपी वापसी की भरपूर कोशिश करेगी। वहीं तमिल अस्मिता और द्रविड़वादी विचारधारा उनके लिए एक चुनौती है और इसके इर्द गिर्द ही
दक्षिण की राजनीति घूमती है। दक्षिण भारत की राजनीति क्षेत्रीय अस्मिता, भाषा, जाति और विकास के इर्द गिर्द घूमती है। तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके जैसे दल तमिल भाषा और संस्कृति पर जोर देते हैं। हिंदी विरोधी भावनाएं खासकर तमिलनाडु और कर्नाटक में बीजेपी के लिए एक चुनौती तो रही है। तमिलनाडु में वन्नेयार, थेवर और गौंडर ये ओबीसी समुदाय हैं और इनकी जैसी जातियां कर्नाटक में लिंगायत और वक्कलिगा और आंध्र प्रदेश में कम्मा और रेड्डी समुदाय प्रभावशाली हैं। क्षेत्रीय दल इन जातिगत समीकरणों को साधने में माहिर हैं, लेकिन बीजेपी जैसे राष्ट्रीय दल धीरे धीरे अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं। राधाकृष्णन दक्षिण भारत के बीजेपी के सबसे सम्मानित और वरिष्ठतम नेताओं में से एक रहे हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह जमीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं। उनको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाना इसलिए भी अहम है क्योंकि तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव है, ओबीसी समुदाय से आते हैं और मोदी सरकार का जोर आदिवासियों, पिछड़ों को उचित सम्मान दिलाने पर रहा है। आपको अब बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने सीपी राधाकृष्णन के उम्मीदवारी को लेकर क्या कहा। पीएम ने कहा कि सीपी राधाकृष्णन जी ने अपने समर्पण, विनम्रता और बुद्धिमत्ता से अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। अलग अलग पदों पर रहते हुए उन्होंने हमेशा सामुदायिक सेवा और हाशिए पर रह रहे लोगों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने तमिलनाडु में जमीनी स्तर पर व्यापक कार्य किए हैं। मुझे खुशी है कि एनडीए परिवार ने उन्हें हमारे गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है। सीपी राधाकृष्णन जी को सांसद और विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के रूप में समृद्ध अनुभव है। संसदीय मामलों में उनके हस्तक्षेप हमेशा प्रभावशाली रहे। मुझे विश्वास है कि वो एक प्रेरक उपराष्ट्रपति सिद्ध होंगे। उनके समर्थक उन्हें तमिलनाडु के मोदी के रूप में भी संबोधित करते हैं और आपको बता दें कि उनकी मां ने जो उनका नाम रखा वो भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन से प्रभावित होकर रखा था और उनकी मां का सपना था कि उनका बेटा एक दिन राष्ट्रपति बने। और देखिए अब उपराष्ट्रपति पद के लिए वो नामित हो गए हैं। जीत जाते हैं तो देश के उपराष्ट्रपति बनेंगे और वो तमिलनाडु के तीसरे ऐसे व्यक्ति बनेंगे जो कि उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचे हों। देखना यह है कि दक्षिण को लेकर जो गणित बीजेपी ने बिठाई है उसका फायदा उनको आने वाले चुनाव में कितना होता है सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाने के बाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।